हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 11 से लेकर 13 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पिछले 3 दिनों में करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माउंटेन्स डे जो होता है ये हर साल 11 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये दिवस उन लोगों के जीवन को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है, इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो भी आपको याद रखना है। इस बार इसकी थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। हाल ही में किस संस्थान ने एक ऐसी किट तैयार की है जो कि 2 घंटे के भीतर ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने में सक्षम है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, और यह सबसे पहले देखा गया था दक्षिण अफ्रीका में। ये आपको याद रखना है। तो दक्षिण अफ्रीका से यह जो ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है, इसके लिए हाल ही में एक ऐसी किट विकसित की है एक भारतीय संस्थान ने जो कि सिर्फ 2 घंटे के भीतर इसका पता लगा सकती है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट होगा तो इस किट के जरिए सिर्फ 2 घंटे के अंदर उसका पता लगाया जा सकता है। तो इस किट को विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने। वैसे आपको बता दूं कि भारत के अंदर 6 अलग अलग शहरों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं। तो उन्हीं में से असम के डिब्रूगढ़ में जो सेंटर है उसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, असम के डिब्रूगढ़ में जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है इसके द्वारा हाल ही में यह किट विकसित की गई है। और कोविड-19 का ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी डिक्लेयर किया है। मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड यूनिक्स ने इनमें से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत के अंदर मोबाइल एक्सेसरीज बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिक्स। इन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के एक तेज गेंदबाज हैं। तो जसप्रीत बुमराह जो हैं ये यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने ही अब तक भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस स्थान पर स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो उसको इस साल 50 साल पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में हाल ही में स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन किया जा रहा है। तो स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन जो है ये इंडिया गेट दिल्ली पर आयोजित किया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है। ये 2 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही 1971 की वार में जो हथियार और उपकरण इस्तेमाल में लाए गए थे उन पर एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। तो ये जो कार्यक्रम है स्वर्णिम विजय पर्व, ये 2 दिनों तक आयोजित किया जा रहा है, 12 और 13 दिसंबर को। हाल ही में किस भारतीय को वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल जो पुरस्कार होता है ये वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और ये ब्रिटेन के अंदर वास्तुकला में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ब्रिटेन के अंदर वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा पुरस्कार है रॉयल गोल्ड मेडल, और ये वर्ष 2022 में एक भारतीय को दिया जाएगा। इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बालकृष्ण दोषी, जिनका आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में काफी अहम योगदान है, इन्हीं को वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। निम्न में से किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का हाल ही में समापन हो चुका है। इसको इस बार जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार इयान नेपोमनियाची, जो कि रसिया के एक शतरंज खिलाड़ी हैं, इनको हरा करके वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और दोस्तों आपको बता दूं, मैग्नस कार्लसन जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने 5वीं बार ये खिताब जीता है।
ये 5वीं बार शतरंज के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। जिस तरीके से भारत के विश्वनाथन आनंद 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं, उसी तरीके से मैग्नस कार्लसन जो हैं, इन्होंने इस बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है और ये इनका 5वां खिताब है। यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हाल ही में हुई है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दुबई में, जो कि यूएई का एक फेमस शहर है। तो यहीं पर इस बार की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसको मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। अमेरिका के बाद इनमें से किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो शीतकालीन ओलंपिक यानी कि जो विंटर ओलंपिक गेम्स वर्ष 2022 में होने वाले हैं, इनका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। और अमेरिका ने हाल ही में इस टूर्नामेंट से डिप्लोमेटिक बाइकआउट की घोषणा की थी, यानी कि अमेरिका अपना कोई भी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल इन ओलंपिक गेम्स में नहीं भेजेगा। तो अब अमेरिका के बाद और भी कई सारे कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक बाइकआउट की घोषणा की है। उनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा ब्रिटेन, लिथुआनिया, ये सब कंट्रीज भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में अगर हम भारतीय दल की बात करें तो अभी तक भारत से सिर्फ एक ही व्यक्ति ने क्वालिफाई किया है और उनका नाम है आरिफ खान। ये अल्पाइन स्कीइंग गेम से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके अंदर जो अनुसूचित 2 है, उसके अंदर जो भी बैंक्स रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूचित 2 में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिल गया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पहले 2 और पेमेंट्स बैंक भारत के थे जिनको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला हुआ था। एक तो था इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक और दूसरा है फिनो पेमेंट्स बैंक। यानी कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ये भारत का तीसरा पेमेंट्स बैंक है जिसको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला है। अगर हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो इसके इस समय एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और इसके इस समय चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा इसके चेयरमैन हैं और सतीश कुमार गुप्ता इसके एमडी और सीईओ हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इनमें से किन 2 शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की है? तो मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में 2 शहरों के अंदर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है और ये 2 शहर हैं भोपाल और इंदौर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से इन दोनों शहरों के अंदर जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा वो होगा कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस कमिश्नर। तो अब इन दोनों शहरों के अंदर पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसके पास डीएम की भी पावर होगी। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हाल ही में इन दोनों शहरों के अंदर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। प्रतिवर्ष यूनिसेफ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यूनिसेफ को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और ये जो संस्था है ये बच्चों के अधिकारों और बच्चों के जीवन की रक्षा करने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ का स्थापना दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 11 दिसंबर को, क्योंकि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर साल 1946 को। तो आप देख सकते हैं इस साल इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है? तो यूनिसेफ की अभी तक हेड थी हेनरिएटा फोर, लेकिन इन्होंने इसी साल इस्तीफा दे दिया था। तो अब इनके बाद यूनिसेफ का नया प्रमुख बनाया गया है कैथरीन रसेल को। कैथरीन रसेल जो हैं ये अभी के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उनकी एडवाइजर हैं। तो अब इन्हीं को यूनिसेफ का नया प्रमुख बना दिया गया है। जो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने हाल ही में इनकी नियुक्ति की है। तो आपको याद रखना है कि यूनिसेफ की अब नई हेड बन गई हैं कैथरीन रसेल। इन्होंने हेनरिएटा फोर का स्थान लिया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2021 कौन से देश में आयोजित की जा रही है? तो ये बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है जिसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है स्पेन के अंदर। आपको याद होगा पिछले साल जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर भारत की पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता था
और वो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी बैडमिंटन में। तो उसी तरीके से इस बार की जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जा रहा है स्पेन के अंदर। और इस टूर्नामेंट में कौन जीतेगा ये आगे हम लोग देखेंगे। 9 से लेकर 10 दिसंबर को पहला लोकतंत्र शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो हाल ही में 9 और 10 दिसंबर को यानी कि 2 दिनों तक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि इसका पहला संस्करण था। तो इसकी मेजबानी की है अमेरिका ने। अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन्हीं की अध्यक्षता में यह पहला लोकतंत्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें दुनिया भर के 111 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। हालांकि इसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था, फिर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर हिस्सा नहीं लिया। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। हाल ही में किस गणितज्ञ को ICTP रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार का नाम भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के नाम पर रखा गया है। तो रामानुजम के नाम पर यह जो पुरस्कार दिया जाता है ICTP रामानुजम पुरस्कार, इसको इटली की एक संस्था देती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। तो इटली में बेस्ड ये संस्था है जिसके द्वारा रामानुजम के नाम पर यह रामानुजम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार ये जिस गणितज्ञ को मिला है इनका नाम है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता भारत की हैं और ये तीसरी महिला बनी है जिनको रामानुजम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले आज तक सिर्फ 2 ही महिलाओं को ये पुरस्कार मिला था और ये अब तीसरी महिला बन गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीनिवास रामानुजम के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारत के महान गणितज्ञ थे और इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। और इसीलिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में जेरेमी लाल रेनुंगा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 हो रही है इसका आयोजन किया जा रहा है ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही आपको मैंने बताया था कि 2022 में बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसके लिए ये क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। यानी कि यहाँ पर जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा इस टूर्नामेंट के अंदर वो अपने आप ही 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो भारत के मशहूर वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रेनुंगा जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2018 में जो यूथ ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें जेरेमी लाल रेनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में अंचिता सेवली ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के मशहूर वेटलिफ्टर अंचिता सेवली जो हैं ये 73 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इन दोनों खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। 11 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे और यहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो बलरामपुर जिला है यहीं से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। यह जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है इसकी लागत है 9,800 करोड़ रुपए और इसके जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के अंदर वहाँ पर कृषि हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो ये जो योजना है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर से शुरू किया है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुर। मणिपुर की टीम ने इस बार रेलवेज को हरा करके राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट है ये 1991-92 में शुरू हुआ था और अभी 2021-22 सीजन में इसका 26वां संस्करण आयोजित किया गया है और इन 26 में से सबसे ज़्यादा बार इसको मणिपुर टीम ने ही जीता है और ये इस बार का मणिपुर का 21वां खिताब था, यानी कि 26 में से 21 बार मणिपुर की टीम ने ही जीता है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजित किया गया था केरल के कोझिकोड में और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इसको आप आसानी से कर सकते हैं, भारत का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस स्थान पर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये जो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ये पिनाका का ही एक्सटेंडेड वर्जन है और इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। पिनाका का जो शुरुआती संस्करण था उसके जरिए 44 सेकंड्स के अंदर 12 रॉकेट्स को फायर किया जा सकता था और इसकी रेंज थी 38 किलोमीटर। लेकिन अभी जो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण किया गया है, ये 44 सेकंड्स के अंदर 72 रॉकेट्स को फायर कर सकता है। साथ ही में इसकी रेंज भी अब बढ़ा दी गई है, अब इसकी रेंज है 75 किलोमीटर। तो ये जो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज का हाल ही में परीक्षण किया गया है, ये परीक्षण हुआ पोखरण के अंदर, पोखरण रेंज के अंदर इसका परीक्षण किया गया। और इसको बनाया किसने है? इसको DRDO ने विकसित किया है। हाल ही में किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो दुनिया भर की आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स को बचाने के लिए उनको रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है, जिसके बाद उनका बेहतर तरीके से संरक्षण किया जाता है। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है और इसी को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। ये उत्तर प्रदेश की 9वीं साइट है जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। वहीं भारत के अंदर अब रामसर साइट की संख्या हो गई है 47। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि सभी पात्र लोगों को कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कोविड-19 का 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी के अंदर सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 11 से लेकर के 13 दिसंबर यानी कि पिछले 3 दिनों से करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे की वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।